अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान और राबिया शाह की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद और बहुत मज़े की अपडेट्स हैं। क्योंकि सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो नाजरीन, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह मुंतखब हो चुके हैं और देखना यह है कि अब क्या तब्दीली होती है। एक बहुत बड़ा एलिमेंट इसके अंदर ये भी नज़र आता है कि इसके फ़ौरन बाद एक बड़ा इवेंट जो आईसीसी की तरफ से होने वाला है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, जिसके अंदर एक कंट्रोवर्सी जारी है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा या नहीं आएगा। एक तरफ बीसीसीआई के हाकिम जय शाह, दूसरी जानिब आईसीसी पर भी हाकमियत करने लगे हैं। तो देखना यह है कि फ़ैसले किसकी तरफ होते हैं, क्या फ़ैसले अनबाइस्ड होते हैं या फिर वही होता है जिसका डर है, खदशा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काबिल ज़िक्र होने वाली हैं। मीरब, जैसे आप कह रही हैं कि जय शाह के चेयरमैन बनते ही कुछ चेंजेस आए हैं और आईसीसी रैंकिंग में भी चेंजेस आई हैं। बाबर आजम अपनी 3rd पोजीशन से 9th पर चले गए हैं। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे। काफ़ी प्लेयर्स के रैंकिंग जो है ऊपर नीचे हुई है, लेकिन मसला ये है कि समझ नहीं आती यार कि ये रैंकिंग ऊपर नीचे हो कैसे जाती है। हाँ, मुझे आज तक लिटरली मुझे ये रैंकिंग की कैलकुलेशन समझ नहीं आई है। मैंने बहुत बार ये सवाल भी रेज़ किया है कि भाई मुझे बताएं कि ये रैंकिंग कैलकुलेट होती कैसे है, किस तरह से ये रैंकिंग जो है वो बनती है। लेकिन समझ से बाहर है कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं कि ये परफॉर्मेंस नाकिस हो तब भी आप रैंकिंग के अंदर ऊपर रहते हैं। समटाइम्स आप अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपका नामो निशान नहीं होता है। और ज़्यादातर आपको पाकिस्तान के प्लेयर्स के ही नाम नज़र आएंगे रैंकिंग्स में। मतलब बहुत रेयर होता है कि आपको वाकई में कोई बड़ा चेंज उसमें नज़र आए। एंड ऑब्वियसली मीरा, हम पहले तो हमारा जो दुख था, डिसअपॉइंटमेंट थी, वो तो ख़त्म हो गई है। अब दूसरी की तरफ हम बढ़े हैं एंड आई होप कि वो डिसअपॉइंटमेंट ना हो। 31 को सेकंड टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला बांग्लादेश और पाकिस्तान का, लेकिन अब उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं जिनको पहले रिलीज़ किया गया था। अबरार अहमद को वो भी वापस आ रहे हैं, कामरान गुलाम वो भी वापस आ रहे हैं, शाहीन भी कहा जा रहा था कि वो शायद ड्रॉप कर दें, बट उन्होंने भी रीजॉइन किया। तो लास्ट मिनट चेंजेस फिर भी जैसे हम जानते हैं कि हमारी टीम में होते रहते हैं, तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ डिक्लेरेशन की गई हैं कि ये लोग वापस आएंगे और गेम स्क्वाड का हिस्सा खेलेंगे भी, लेकिन ऑब्वियसली अगेन लास्ट मिनट चेंजेस हमेशा की तरह पॉसिबल हैं, जैसे पहले टेस्ट मैच में हुई थी। और हमें इतनी श्योरिटी से बात नहीं करनी चाहिए कि अबरार अहमद खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि पिछले एक बहुत लंबी डिबेट थी मीरब कि हमने अपना इतना मेन स्पिनर बाहर क्यों निकाल दिया, हमने उसको क्यों नहीं खिलाया। हम उसको वर्ल्ड कप में भी लेके गए, T20 में हमने वहाँ पे जाके उनको बैठा दिया, हमने इनको खिलाया नहीं। हम इसको टेस्ट मैच में भी लेके आए, हमने इनको यहाँ पे भी ला के रिलीज़ कर दिया, हमने इनको खिलाया नहीं। तो ओबियसली वो टाइम कब आएगा कि जब हम सीरियस हो जाएंगे, हम अपने प्लेयर्स को मौका देंगे, अपने टैलेंट को आगे लेकर आएंगे। सोचने की बातें हैं ये सारी। और मेरा इसके अलावा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मेरे पास अपडेट्स यही हैं। मैं भी यही देख रही थी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो नाम है वो भी चेंज करने का फैसला किया जा रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम बदल दिया जाएगा। एक सवाल मेरे माइंड में यही आ रहा था कि इससे क्या असर होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर मेरे माइंड में जैसे ही सवाल आते हैं ना, वैसे ही हाफिज़ साहब भी आ जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारे शो का। तो अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मीरा, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब, बहुत खुशी होती है दिमाग में जब भी कंफ्यूजन आती है तो आप माशाल्लाह से हमारे सामने दूर करने के लिए हाफिज़ साहब इज ऑलवेज हियर। चलिए, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि जैसे मुदस्सिर नज़र साहब ने कहा है ना कि पीसीबी में कंफ्यूज लोग हैं, इस तरह हमारी कंफ्यूजन जो है ना वो दूर हो जाती है क्योंकि आप आ जाते हैं ना। पीसीबी में भी आपकी जरूरत है हाफिज़ साहब, चक्कर लगा लिया करें, जरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। थैंक यू। मुझीद पैदा होती है जब कभी मैं जाता हूँ। अरे वाह, क्या बात। अच्छा हाफिज़ साहब जी, सुनने में आ रहा है कि रेनोवेशन तो चल रही है, लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम भी तब्दील किए जाने पर गौर किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये नाम, इतना पुराना नाम बदलना जरूरी है? लोग जानते हैं, पहचानते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम है कि चूंकि कराची का जो नेशनल स्टेडियम है ना, उसका नाम भी वो एक स्पॉन्सर शिप बदला गया था। हाँ, स्पॉन्सरशिप होती है ना आज भी। हाफिज़ साहब, आपकी आवाज़ ड्रॉप हो गई है। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ चूंकि ये स्पॉन्सरशिप इसमें शामिल हो। जी, मुझे लगता है बारिश की वजह से हाफिज़ साहब के करीब जो सिग्नल्स हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं और उनकी आवाज़ ठीक से हमारे तक पहुंच नहीं पा रही है। और ये और भी दुख की बात है क्योंकि मेरा सवाल बीच में फंस गया है और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम बदल के वैसे क्या रखा जाएगा? मुझे लगता है जितना हाफिज़ साहब से इस वक्त इंस्पायर्ड है पीसीबी, हो सकता है हाफिज़ इमरान स्टेडियम रखते हैं उसका नाम। हो सकता है मीरा। हाफिज़ साहब, आप हमारे साथ। अब आपकी आवाज़ हमारे तक आई है, इससे पहले आवाज़ आपकी गायब हो गई। साथियों, ये जो इस आजकल के दौर में बजरिया टेलीफोन एक दूसरे के साथ होना ज्यादा मुश्किल है और अगर आप फिजिकली किसी से मिलना ज्यादा आसान है। तो हाफिज़ साहब आप आए ना, हमने आपको इतनी दफा दावत दी, आप सेट पर आते ही नहीं है।
नहीं, मैं ये आपके कमरे के दूसरी तरफ दीवार के साथ बैठा सारी बातें सुन रहा होता हूँ ना, दीवार के उस पर दीवारों में भी कान होते हैं। इतना सख्त पर्दा कर लिया हाफिज साहब ने। ये जो कज़ामी स्टेडियम के नाम का मामला, ये स्पॉन्सरशिप के ऊपर जाएगा पाकिस्तान, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मुतबादल देखना चाहिए, क्योंकि जो ये वो स्पॉन्सरशिप है जो पहले से मार्केट में मौजूद है, और वो क्रिकेट को कहीं ना कहीं वो स्पॉन्सरशिप मिलती है। जैसे एक बहुत बड़ा बैंक है जो टाइटल स्पॉन्सर है पाकिस्तान सुपर लीग का, तो जब उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप में जो रकम लगाना थी वो उन्होंने पीएसएल पे लगा दी, तो फिर वो उनकी क्रिकेट टीम जो है वो जो है वो नहीं चलाएंगे। इसी तरह से जब आपने अपनी मार्केट में से इस तरह की स्पॉन्सरशिप लेनी है, तो फिर लामहला ये पैसा आपने पाकिस्तान में क्रिकेट की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर खर्च करना है। तो ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर आपकी जो महकमा जाती टीमें हैं, उन्हीं इदारों में से अगर आप किसी को एक स्पॉन्सर के तौर पर उसके नाम पर स्टेडियम कर देते हैं और उसके साथ एक स्पॉन्सरशिप का मुआहदा कर लेते हैं, तो फिर आपको उसके मुतबादल के तौर पर यह जरूर देखना चाहिए कि अगर आप डिपार्टमेंट की टीम को चलाना चाहते हैं या डिपार्टमेंट का किरदार अपनी क्रिकेट में इस तरीके से देखना चाहते हैं कि वो आपको एक क्रिकेट सीजन में एक टीम के हैसियत से सपोर्ट करें, और अगर वो रास्ता रुकता है तो फिर आपके पास उसका मुतबादल क्या मौजूद होता है। ये बहरहाल देखने की चीज है। लेकिन जहां तक ताल्लुक इस चीज का है कि अगर आप स्पॉन्सरशिप के ऊपर जाते हैं अपने स्टेडियम्स को की वजह से, तो वो क्रिकेट वो जो है वो राइज है निज़ाम, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसके जो दूसरे पहलू हैं उनको बहरहाल जरूर निगाह में रखने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही है हाफिज साहब। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स आपने जिस तरह से जिक्र किया, और माशाल्लाह से डेवलपमेंट के ऊपर खर्च भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एक तरफ हॉकी के लिए टिकट्स अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, उधार लेने की बात की जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम क्रिकेट को देखते हैं तो वहाँ पर 1.5 करोड़ रुपया दिया जा रहा है। गो कि अगरचे क्रिकेट एक इंडिपेंडेंट चीज़ है, उसका कोई मवाजना नहीं है नेशनल सतह पर होने वाले खेलों से, मगर अफसोस इस बात का है कि खेल तो सभी अहम होते हैं, हम सिर्फ वहाँ पर सारा अपना फोकस करते हैं, मतलब चढ़ते सूरज को सलाम है ना। जैसे अरशद नदीम है, उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर अपना पाकिस्तान के लिए मेडल विन किया, तो सबका जो माइंड है वहाँ चला गया। हॉकी जिसके अंदर आगे हम जा सकते हैं, वहाँ पर कोई गौर फिक्र ही नहीं है, वहाँ पर टिकट्स अवेलेबल नहीं है। देखें, उधार की सिर्फ टिकट का ना होना और मसला है, उधार टिकटों पर जाना और मसला है। मतलब आपका जो कौमी खेल है उसकी टीम के पास एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए वसाइल ही मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत, जिसकी जो वजारत IPC है बैनुल सूबाई राब्ते की, जिसको राना सनाउल्लाह साहब देखते हैं, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है एक वक्त में कि जब आप एक एथलीट को इस तरीके से वो उनका हक भी बनता है। ये कुछ ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत ने अरशद नदीम पर कोई एहसान किया है, यही वो मामला है, माजरा है जिसके ऊपर हम बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं कि आपके तवाज़ुन तो है ही नहीं कहीं पर। अगर आपका कोई एक मैकेनिज्म हो, अगर आपका कोई निज़ाम अच्छे तरीके से काम करता हो, तो आपको गैर मामूली अंदाज में इस तरह से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी नेशनल टीम है और वो कौमी खेल है पाकिस्तान का, और उसकी टीम अगर बैरूनी गैर मुल्की दौरों पर जाएगी और टिकट के पैसे नहीं होंगे, तो आप देखें कि फिर जो उनकी यौमिया अलाउंस हैं या खिलाड़ियों की और जरूरियात हैं वो कैसे पूरी होंगी। तो ये शर्मनाक चीज़ है पाकिस्तान के लिए। और वो जो लोग बढ़ बढ़कर खेलों की तरक्की की बात करते हैं, खेलों को फ़रोग देने की बात करते हैं, खेलों के निज़ाम को बेहतर बनाने की बात करते हैं, उन सब के लिए एक आईना है ये देखें कि पाकिस्तान का कौमी खेल है और उसकी कौमी टीम उधार के पैसों पर चल रही है। तो ये लम्हा फिक्रिया है, इस मसले को हल होना चाहिए। और इस मसले को, और ये पाकिस्तान में जो वफाकी हुकूमत है उसको जो तंजीमों को फंड होते हैं या जो उनको फंडिंग होती है, उसको भी आपको असर नौ तरतीब देने की जरूरत है। ये कोई इतना अच्छा नहीं मालूम होता कि आप की 15-15, 20-20 लाख आप सालाना फेडरेशन को दे रहे हैं। फेडरेशन को भी अपने निज़ाम को ठीक करने की जरूरत है। और ये जो फंड सरकारी हैं खेलों के लिए मुख्तलिफ, क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं देती है। जिन खेलों को हुकूमत ने फंड करना है, जो खेलें हुकूमत के पैसों के ऊपर, हुकूमत की फंडिंग के ऊपर चलती हैं, उन तंजीमों को भी जो मुख्तलिफ खेलों की हैं अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। हुकूमत को इस मामले में असर नौ तमाम चीज़ों को देखने की जरूरत है कि आज के दौर में जब इतनी महंगाई है तो 15-15, 20-20 लाख तो
मुश्किल एक खिलाड़ी उतने में गुजारा नहीं कर सकता, तो साल में फेडरेशन कैसे कर सकती है? हाँ, तो जो आपका टूर्स होते हैं, जो आपके इवेंट्स हैं, हुकूमत को उसका फंड अलहदा करना चाहिए, और जो रोजमर्रा के बुनियादी काम है किसी भी फेडरेशन को चलाने के लिए, उसका फंड अलहदा करना चाहिए, और इस सब का एहतसाब होना चाहिए कि कौन सा पैसा कहाँ पर कितना पैसा गया है, कहाँ पर खर्च हुआ है, इस सारे का बिल्कुल शफाफियत के साथ आगे चलना चाहिए, क्योंकि ये कौम का पैसा है और कौम के नौजवानों पर, कौम के खिलाड़ियों के ऊपर खर्च होना चाहिए। इस सिलसिले में आपको बैठकर, और ये नहीं है कि आज शुरू हो और 2030 तक यही फैसला करते रहे कि हमने कैसे इस निज़ाम को असर नौ तरतीब देना है। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर आप करना चाहें तो, लेकिन उसके लिए आपको आप में जो जज्बा और ये अज़्म होना चाहिए, और नियत भी होनी चाहिए हाफिज साहब। अच्छा हाफिज साहब, इसी के साथ जैसे हम नुकसान ही है ना, तो आप देखें जैसे आप लोगों ने अभी जिक्र किया है, क्या हम मतलब ये फैसला करने वाले मुल्क का नाम नेशनल टीम है, फिर वो मतलब है कि उधार लेकर गैर मुल्की दौरों पर जा रही है। वो मोहम्मद आसिफ 2012 में मेरा ख्याल है वर्ल्ड चैंपियन एमेच्योर स्नूकर बने थे, या पता नहीं कौन से इवेंट पे वो गए थे, और वो उनके पास भी वो नहीं थे पैसे, क्या उसको कहते हैं, वो भी दोस्तों ने जमा किए या उन्होंने किसी से किए और वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में कुछ शिरकत के लिए गए। तो ये मतलब है कि साल बदल रहे हैं, अगर कुछ नहीं बदल रहा है तो पाकिस्तान में हुकूमतों के काम करने का अंदाज नहीं बदल रहा। बहुत खूबसूरत बात हाफिज साहब आपने की है। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है सेट पर हमारे जो है वो आप समझ लें कि फिटनेस की बहुत बात होती है कि खिलाड़ी जो कहीं ना कहीं पे अनफिट हैं, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी फिटनेस जो है वो तनकीद का शिकार है, लेकिन एक हमारे साथ आज प्लेयर मौजूद है जो कि बहुत फिट है अपनी एज के लिहाज से भी और अपनी एबिलिटीज़ के लिहाज से भी। तो उमैद आसिफ ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम उमैद, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप सुनाएं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमैद, जब भी आप आते हैं मेरा आपसे एक सवाल जरूर होता है, व्हाट इज द राज बिटवीन द फिटनेस? फाके क्रिकेट में तो नहीं चलते होंगे फाके, यू हैव टू बी। देखिए आपको अपना ध्यान रखना है तो आपको अब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी का दौर है और आपके हाथ में सारा कुछ है, फ़ोन के ऊपर आप सब कुछ देख सकते हैं कि आपने कैसे फिट रहना है। तो रादर देन आप स्क्रॉल करते रहें दूसरी चीज़ों को, आप अच्छी चीज़ें स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। ये वैसे इतने सारे मेंटोर्स हैं, मुझे लगता है इनको भी एक मेंटोरशिप ले लेनी चाहिए, जो खिलाड़ियों के पेट निकल रहे हैं ना जैसे सर्च करते रहते हैं जो खेलते हुए। ये तो है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो नाम नहीं लेंगे है, कुछ प्लेयर्स को है, नाम नहीं लेना चाहिए, कुछ प्लेयर्स को है। अच्छा उमेद, जैसे हम बात कर रहे थे अभी टेस्ट मैच हम अभी हारे हैं, कुछ ही दिनों की बात है, और अभी 31 को दोबारा से है सेकंड टेस्ट मैच। सबसे पहले तो प्रीवियसली आपके क्या तासुरात थे, आपने क्या देखा परफॉर्मेंसेस के हवाले से? अब आने वाले टाइम में कुछ प्लेयर्स दोबारा से ऐड हुए हैं जिनको पहले रिलीज़ किया गया था, तो आपको क्या लगता है कि अब कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी, कुछ हम परफॉर्मेंस देख पाएंगे? देखिए पहले तो दुख तो सारी कौम को हुआ उसका मैच तो नहीं तोड़ा गया? नहीं अब बड़े संडे भी था ना अब बड़े हो गए तो आई थिंक पिच रीड करने में ना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मुझे लग रहा है कि वो हम जब डोमेस्टिक हमारा स्टार्ट होता है और बात कर रहे थे कि ग्रीन विकेट होती है, यहाँ पे फास्ट बॉलर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं पिंडी में, तो वो सीज़न स्टार्ट होता है सितंबर के एंड पे अक्टूबर में। तो अभी ये सीज़न जो था, वेदर जो उस टाइम था वहाँ पे, तो वो आई थिंक फोरकास्ट चेक करने में प्रॉब्लम हुई है या क्या हुआ है, तो वो मिस रीड कर गए सारा कुछ, जिसकी वजह से 4 फास्ट बॉलर खिलाए और वो बैटिंग ट्रैक निकला। तो इसके अलावा करते रहे, ट्राई तो करते रहे, फास्ट बॉलर्स ने जान मारी है, इतने ओवर्स कभी नहीं किए फास्ट बॉलर्स ने हमारे किसी भी एक टेस्ट मैच की एक इनिंग्स में। तो जान मारने का क्या फ़ायदा हुआ? देखिए अब वो अगली टीम भी खेलने आई है, वो भी प्लान करके आए थे सारा कुछ, तो उन्होंने बेहतर परफॉर्म कर लिया। उमैद, आप क्योंकि खुद खेलते हैं और आप वाकिफ़ हैं पाकिस्तान के जितने भी स्टेडियम्स हैं उनकी पिचेस के साथ, रावलपिंडी की पिच क्वेश्चन रही है हमेशा से, और आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो प्लेयर्स मौजूद थे, जो रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि हम ब्लेम कर नहीं सकते हैं, मतलब आप देखिए बांग्लादेश भी उसी स्ट्रेटजी के साथ गया लेकिन खेल पेश किया उन्होंने, हमने कहाँ पर मिस्टेक की है खेलते हुए? बात फिर वही करूँगा कि 4 फास्ट बॉलर्स कंडीशंस को देखते हुए फोरकास्ट देखते हुए रखने चाहिए थे कि ये अगर 4 दिन फोरकास्ट रहती है क्लाउडी, तो फिर वो कर सकते थे आप वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर को उसमें टीम में। बट आई थिंक उनके पास शकीबुल हसन का उनको फ़ायदा हुआ, वो भी ऑलराउंडर हैं, साथ में मेहदी हसन मिराज, उन्होंने भी बैटिंग में भी परफॉर्म किया, बॉलिंग में भी किया, तो उनके पास परफॉर्मेंस जो जिन्होंने परफॉर्म किया वो ऑलराउंडर्स थे, जिनसे उनको बैटिंग भी मिल रही थी और बॉलिंग भी मिल रही थी। हमारे पास आगा थे सिर्फ,
और उसके अलावा साइम करते हैं लेकिन वो पार्ट टाइम है ऑब्वियसली, तो हमें उतना फ़ायदा नहीं हो सका। तो आई थिंक नेक्स्ट मैच में अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड जाएंगे और देखेंगे कंडीशंस फोरकास्ट वगैरह चेक करके। अच्छा उमैद, जैसे अभी हम ना कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जे शाह के जी चेयरमैन बनने के चांसेस हैं आईसीसी के, तो अब वो बन चुके हैं और उनके बनते ही बाबर आजम रैंकिंग में नीचे आए हैं, 3 नंबर से 9वें नंबर पर गए हैं। रिजवान थोड़ा ऊपर आए हैं, सऊद शकील भी 14 से 13 नवंबर 14 से मतलब 13 पे आए हैं। एक तो नंबर नीचे आ गए, रैंकिंग एक नंबर पीछे आए हैं। तो बच्ची हमारी परेशान हो गई है रैंकिंग देखकर, रैंकिंग सूरत-ए-हाल बदल गई है, तब्दील हो गया सब। तो वही रैंकिंग की हम बात कर रहे थे कि रैंकिंग कैसे बदल जाती है, किस तरह से, क्योंकि जे शाह के आते ही हमने देखा था कि पहले हमने देखा था वर्ल्ड कप में भी सुनने में आया था कि इंडिया को सपोर्ट मिली है, तो क्या अब चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ तब्दीलियां देखेंगे आप? आई थिंक इंडिया अपना डिप्लोमेटिक जो पावर है वो यूज़ तो करता ही है तो अब उधर आके इसका रैंकिंग से मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रैंकिंग होती है कि आपका एक फ़िक्स पीरियड होता है, जैसे जैसे आगे टाइम चलता है उस फिक्स पीरियड में आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो काउंट होती हैं। अब जैसे अगर बाबर ने पिछले साल अगस्त 15 को कुछ परफॉर्म किया था, उसकी इतनी परफॉर्मेंस थी कि उसके पॉइंट्स ज़्यादा थे, तो जब अब रैंकिंग हुई है तो वो आज के 25 या 28 से हुई है और नेक्स्ट 28 तक हुई है, तो वो फिर वो पिछली परफॉर्मेंस वो चली जाती है, तो फिर आपकी उसके मुताबिक रैंकिंग होती है कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके भी रैंकिंग्स उसी से काउंट होती है, तो जो उसमें जिनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो बाकी आई थिंक देखें मेरे सब कुछ ऊपर से गुजर गया मुझे कुछ समझ नहीं आती है इस रैंकिंग की। वो एक पीरियड होता है ना, उसके दौरान जितने पॉइंट्स बनते हैं आपकी परफॉर्मेंसेस के वो होते हैं, काउंट होते हैं। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब बिजली का बिल आता है उस वक्त आप यूनिट्स देखते हैं कि पहले कितने थे अब कितने थे, मुझे लगता है रैंकिंग भी इसी तरह से वो होती है। चले समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि हम क्यों हमेशा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं मैचेस इंडिया में हैं तो इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया अपने वहाँ से प्लस पॉइंट्स ले रहा है। आईसीसी में इंडिया का रोल है, तो आईसीसी के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया का वहाँ पर रोल है। हमारी परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना, हम खुद भी तो परफॉर्म नहीं करते हैं। आप बीइंग अ क्रिकेटर आप भी देखते होंगे, तो आपको देखकर डेफिनेटली हम मतलब क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन हमें देखकर अफसोस होता है, तो आपको तो रोना आता होगा कि ये हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये कौन सी बॉल थी, यहाँ पर कैसे आउट हो गए, यहाँ पे ये क्या बॉल करवा रहे हो, 100 चीज़ें आपको फील होती है। आप तो ऑलराउंडर भी हैं। बिल्कुल, देखें जब खेल रहे होते हैं उस वक्त फीलिंग और होती है, जब देख रहे होते हैं फीलिंग और होती है। यही सीन होता है कि आप जब कोच होते हैं तो आपको कुछ और नज़र आ रहा होता है, जब आप अंदर ग्राउंड में होते हैं तो कुछ और नज़र आ रहा होता है। बेहतर क्या है देखिए साथ खेल के जो साथ खेल रहा होता है उसको ज़्यादा बेहतर फील हो रहा होता है। हाँ। एक बॉलर को डिफरेंट फील हो रहा होगा, जो साथ में खड़े हैं उनको डिफरेंट फील हो रहा होगा। तो अंदर रह के बॉलर को समझाना ज़्यादा बेहतर है रादर देन बाहर से आप आपको आप उसी वक्त कॉन्टीन्यूसली उसके साथ रह के आप उसको रियल टाइम में नहीं समझा सकते। उसने जब सेशन के बाद बाहर आना है या आपने कोई मैसेज भिजवाना है तब जाके उसको समझ आएगी कि हाँ अच्छा मैं ये गलत कर रहा हूँ, ये करना है, अच्छा नेक्स्ट प्लान ये है। तो फील होता है कि कई जगह पे फीलिंग आती है कि यार ये वाली फील्ड नहीं करनी चाहिए थी। अब पिच बैटिंग विकेट है तो अभी भी उसी समझ रहे हैं कि ग्रीन विकेट के हिसाब से फील्ड सेट की हुई है। आपको जब बैटिंग विकेट है तो आपकी फील्ड थोड़ी सामने आ जाती है, जब ग्रीन विकेट होती है तो आपकी फील्ड थोड़ी स्क्वायर हो जाती है और पीछे को ज़्यादा होती है कि पीछे जाने के चांसेस ज़्यादा हो। तो उसके अलावा शान मसूद अंदर थे, वो अच्छे कैप्टन भी अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट है, वो अच्छा, देख रहा होगा। लेकिन हम तो सुन रहे हैं कि बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा है उनकी कैप्टनसी को, कहा जा रहा है कि इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या इन्हें टीम में होना भी चाहिए नेक्स्ट। हम तो ये सोच रहे थे जज्बात कितने बुलंद। ये वही बात आ जाती है कि अभी थोड़ा सा अभी स्टार्ट लिया ना तो आप उनको थोड़ा टाइम दें। मैं उनके अंडर भी खेल चुका हूँ। वो एज अ कैप्टन वो सबसे ज़्यादा जान भी मारते हैं फील्डिंग में भी। आपको जो पहली बॉल पे जितना वो फील्डिंग में जान मारे होते हैं, आखिरी डे के लास्ट में भी उनको आप उतनी जान मारते हुए देखेंगे। इस बार पता नहीं शायद मौसम में हब्स थी तो वो थोड़ा दूर नजर नहीं तो मैच हार गए ना तो ये आपको सब कुछ ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि अच्छा यार ये हो रहा था। तो बाकी रिएक्शन भी कैप्टन है ना, तो कैप्टन देखिए उसने पूरी टीम को लेके चल रहा है, ऊपर से हमारी नहीं बासित अली साहब भी बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये क्या परफॉर्मेंस थी। इसके बाद वो सोचने पे लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि यार राजा ने भी कहा हाँ टीम में होना भी चाहिए। नहीं वो कहते हैं कि ये बस सोशल मीडिया के लिए खेलते हैं, 10-20 रन कर लिए बस स्टोरी डाल दी हो गया।
अब वो क्या ही देखिए जो कहेंगे। बोलने वाले हैं वो भी सोशल मीडिया के लिए बोलते हैं ज़्यादा, वो क्योंकि जब क्लिकबेट अच्छा, होगा। ये बड़ा खूबसूरत काउंटर किया आपने कि बोलने वाले भी फिर सोशल मीडिया के लिए ही बोलते हैं। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त। ये तमाम जो क्रिकेटर्स हैं इस वक्त बहुत इनके जो है ना वारे न्यारे जा रहे होंगे इस बात के ऊपर, बहुत अच्छा जवाब दिया। लेकिन उम्मीद फिर भी हम ये कहेंगे कि मतलब ठीक है कैप्टेंसी, बट ऑब्वियसली क्वेश्चन होता है जब कोई भी प्लेयर्स। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि यहाँ पर रिजवान ने पहले टेस्ट में रन्स किए, समझ आता है, साउथ शकील ने किए। देखिए टेस्ट इसी चीज़ का नाम है, समटाइम्स यू आर हैप्पी, समटाइम्स यू आर सैड। लेकिन मैं समझती हूँ कि तमाम प्लेयर्स को सब के सब इसके अंदर एक चीज़ के अंदर ज़रूर मुलविस हैं कि कहीं ना कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंट हुए हैं। हमें लगा था कि बांग्लादेश है, हम कर जाएंगे, हमने मैच जो है डिक्लेयर कर दिया, हम आगे जा सकते थे, हम उनको एक मुश्किल हरीफ समझ सकते थे। वो बहुत एक समझ ले कंपैटिटिव सिचुएशन से वहाँ से आए हैं, यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर आकर खेल रहे थे, खेलने के लिए आए थे। वो भी ओवर कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया हमें। आप कह सकते हैं क्योंकि जिस पॉइंट पे हमने डिक्लेयर किया था हम उससे ज़्यादा 100 प्लस 150 प्लस कर सकते थे। फिर उनकी और उनकी बॉडी और लेथार्जिक होनी थी, टाइट होनी थी। तो फिर जब आते हैं, जब आप ज़्यादा देर, जितनी देर पाकिस्तानी बॉलर्स पाकिस्तान फील्ड अंदर ही है 160 प्लस ओवर्स 170 तक, तो उसके बाद आप देख लें कि किसी के पाँव नहीं चला, बैट नहीं चला, आपकी टाइटनेस बॉडी में जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप उन्हीं को पहले मैच में ही अगर थका देते ज़्यादा, और आपने जब देख लिया था कि बैटिंग ट्रैक है, ये हम जो समझ रहे थे वो नहीं है, तो आपको जाना चाहिए था 600 तक ले जाते, उसके बाद डिक्लेयर करते तो पॉसिबली रिजल्ट डिफरेंट कुछ और होती है। ये वही लग रहा था जैसे वो बचपन में हम क्रिकेट खेलते थे ना, बैट आ गया हाथ में, आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नहीं बस हमने तो खेलना है पूरा। मतलब बांग्लादेश को मैं लिटरली उनकी जो एक उनका स्टेमिना है, मैं उसको बहुत प्रेफर करती हूँ कि वो वहाँ पर टिके, उन्होंने खेला, उन्होंने क्रीज ऑक्यूपाई किया। और मीरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी स्ट्रैटेजी भी थी, बिल्कुल उन्होंने स्ट्रैटेजी के साथ खेला, आउट किए, तो एक प्रॉपर थी। अब दूसरा टेस्ट मैच भी है, उसमें भी ऑब्वियसली उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी बनाई होगी, हम क्यों नहीं बना रहे हैं भाई? नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि हम नहीं बना रहे। बनाई होती तो कुछ नजर तो आता ना हमें। स्ट्रैटेजी बनाई थी लेकिन उल्टी पड़ गई ना। वो ये था कि 4 फास्ट बॉलर डाले कि ग्रीन विकेट हो गई। मिस किया होगा आपने? किसको? अब्रार। कह सकते हैं स्पेशलिस्ट स्पिनर एक मिस था, वो होता तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट होता। बाकी लेकिन शुरू में इतना ब्रेक भी नहीं हो रहा था पहले 2-3 दिन, तो उसमें अब्रार का उतना हाथ नहीं हो सकता था, लेकिन आखिर में हो सकता था, वो भी अगर हम 600 प्लस पे डिक्लेयर करते तो। बाकी देखें पिच आगे जो भी आएगी उसके मुताबिक जिस तरह भी परफॉर्म करेंगे, अब उसके मुताबिक ही प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ हमने पिछले में देख लिया। अब देखें बांग्लादेश ने प्लान बनाया, उन्होंने पहले देखा था कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह आके यहाँ खेली थी, इंग्लैंड आके जिस तरह खेली थी, कि इन्होंने थकाने के बाद जब फील्ड में वापस लाए हैं तो पाँव नहीं चले हमारे बैट्समैनों के, तो वही उनका प्लान था। लेकिन अब हमने जो प्लान करना है हमें उस पिच के मुताबिक और वेदर फोरकास्ट के मुताबिक करना है। अब पिच तो समझ में आ गई होगी ना पहले टेस्ट मैच के बाद, अब तो दूसरे में समझ आ जानी चाहिए अच्छे से। सेम स्टेडियम में। अच्छा, पहले टेस्ट मैच में तो क्राउड अलाउड नहीं था, अब दूसरे में अलाउ किया लेकिन ओनली स्टूडेंट्स, और वो भी यूनिफॉर्म में आएंगे बच्चे। तो ये क्या स्ट्रैटेजी आपको लग रही है, इससे क्या होगा? डिसिप्लिन पे कंप्रोमाइज नहीं करना ना, मोहसिन नकवी साहब ने कहा था। आई थिंक सिक्योरिटी की वजह से शायद, क्योंकि शायद कोई सिक्योरिटी रीजंस होंगे या कोई ऐसा, मुझे मैंने ये स्टेटमेंट भी पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स को अलाउ करें तो अच्छा है। यूनिफॉर्म में आएंगे जी बच्चे, तो बच्चे फिर स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। जरा वो रिप्रेजेंट करेंगे ना अपने स्कूल को, अच्छी बात है। प्रोबेबली कि वो आके तो स्कूल्स को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। अच्छा उम्मीद, क्योंकि आप भी क्रिकेट खेलते हैं और आपने खासा वक्त भी दिया है क्रिकेट को, हार जीत देखी है, तमाम मौसम भी देखे हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि जब कोई प्लेयर हारता है उसका अपनी टीम में, मतलब एज अ प्लेयर इंडिविजुअली जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जांपल बाबर आजम 0 पर आउट हुए, बाबर आजम एक बहुत बड़े प्लेयर है, उनको कोई क्या ही कहेगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं यंगस्टर्स की या उन प्लेयर्स की जो बहुत मुश्किल से अपनी जगह बना पाते हैं और उस वक्त परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्या फीलिंग होती है आपकी आफ्टर लूजिंग समथिंग? देखिए, कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, और जो लॉस है या जो हार है इट्स एन ऑर्फन। तो जब आप हारते हैं या फेलियर होता है, फेलियर इज़ एन ऑर्फन, तो आप जब हारते हैं तो आपको कोई मैसेज नहीं आया होता, सिर्फ बुरे मैसेजेस उस पर आते हैं सोशल मीडिया पे। जब आप जीते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, तो आपका व्हाट्सएप भरा होता है, आपके सोशल मीडिया भरा होता है। तो उस टाइम पे जो प्लेयर की फीलिंग होती है, उस टाइम प्लेयर ही समझ सकता है और कोई भी नहीं समझ सकता। उस टाइम प्लेयर को सबसे ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है कि घर से एक भी मैसेज आ जाएगी, नहीं कोई बात नहीं है, किसी दोस्त का आ जाए, किसी का भी आ जाए, तो वो प्लेयर कहता है अच्छा चलो नेक्स्ट टाइम। तो हमारे कोच जितने 1-2 गुजरे हैं, उन्होंने ये कहा कि आपके पास एक रात है, हारे हो या जीते हो, एंजॉय करना है या दुख मनाना है, उसके बाद अगले दिन उठ के गेट बैक टू इट अगेन। तो ये हमारा
होता ही है कि अब देखें, अब ज़्यादा देर जितना देर हम अपने माइंड पर रखेंगे आगे परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो जितनी जल्दी निकाल सकते हैं वो बेहतर होता है। बिल्कुल सही है, मतलब वो फिर आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और फिर आपको उसमें कम बैक करने में भी टाइम लगता है। तो अभी हमारे पास क्योंकि सलमान अली आगा को मौका मिला, जबकि वो पहले भी खेलते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर इस बार क्योंकि सर्जरी की बहुत बातें हुई इससे पहले, वर्ल्ड कप हार कर हम आए तो सबकी नज़रें ज़्यादा थीं टेस्ट पर। अगरचे हमें लोग नज़र नहीं आए स्टेडियम में, मगर सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर लोगों की सबकी नज़रें मैच पर थीं, क्योंकि जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि तमाम लोगों ने इस टेस्ट के ऊपर अपने अपने कमेंट्स दिए हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि लोग बात करते हैं, मगर इस पर तो बाकायदा तौर पर लोग फट कर बोले हैं। तो इस बार बहुत नज़रें थी। सलमान अली आगा के बारे में मैं कहूँगी कि डू यू थिंक कि उनको किसी जगह पर काम करने की ज़रूरत है अभी स्टिल, बिकॉज उनका भी समझ लें पीक टाइम है, वो यहाँ से आगे जा सकते हैं? आई थिंक वो काफ़ी क्रिकेट खेला है, लाहौर से खेला है काफ़ी, यहाँ काफ़ी पुराना है, वो भी डोमेस्टिक की मार खा के आया हुआ है। डोमेस्टिक की मार, बिल्कुल। तो वो डोमेस्टिक खेलता है और परफॉर्म करता है, और काफ़ी 2-3 दफ़ा वो टॉप परफॉर्मर भी रहा है, तो जिसकी वजह से उसका ये चांस उसको मिला। तो देखें, एक लर्निंग कर्व होती है, सारी ज़िंदगी एक लर्निंग कर्व है। आप क्रिकेट भी इसी तरह लर्निंग कर्व है, आप जितना मर्जी खेल लें, आप सीखते रहेंगे तो आगे चलते रहेंगे। तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मैंने इतना ही सीखना था तो बस बहुत है, बस मैं आ गया हूं तो बस हो गया। बिल्कुल, अब आपको कॉन्टीन्यूसली सीखना है, आपकी एक स्ट्राइड करना है आपने, हर मतलब ऊपर जाने के लिए, एक्सीलेंस के लिए। तो वो कर भी रहे होंगे, जाहिर बात है, वो आप इंटरनेशनल में आए हैं, इंटरनेशनल में खेल रहे हैं, तो उधर जो आप जितना ज़्यादा खेलते हो आप उतना ज़्यादा सीखते हो। कुछ भूल भी जाते हो, फिर आपको दोबारा वही उसी तरह फेलियर आता है, फिर आपको याद आता है, फिर आप उस पर लर्न करने की कोशिश करते हो। तो आई थिंक वो कर भी रहेंगे इसके ऊपर काम। अच्छा उम्मीद, MQM के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, उन्होंने कहा है कि PCB को प्राइवेट सेक्टर में डाल देना चाहिए, शायद कोई तब्दीलियां आएँ, कोई बेहतरी आए क्रिकेट में। सो डू यू थिंक कि ये मशवरा बेहतर है? आपको प्राइवेट सेक्टर कितना अच्छा लग रहा है बाकी तो बात ये है कि वो पहले ही सेमी प्राइवेट या ऑलमोस्ट सेमी गवर्नमेंट है, और सारा कुछ वो अपना खुद रन करते हैं, जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे स्पोर्ट्स पे। देखें, बाकी स्पोर्ट्स को भी इनको चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे इमरान भाई ने बात की कि फंडिंग नीचे तक जाएगी, एक स्ट्रक्चर बनेगा। स्कूल्स में फंडिंग होगी, स्कूल से जो है ना आपके एथलीट्स निकलते हैं, उधर बच्चों को हर डिफरेंट गेम्स पसंद होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पहले तो कोठी स्कूल बंद करें जिनकी ग्राउंड्स नहीं होती। स्कूल को अलाउ कर लाइसेंस देने के लिए आपको चाहिए कि उनके पास ग्राउंड हो जिसमें उनकी रेगुलर स्पोर्ट्स हो, क्योंकि बच्चे का माइंड सिर्फ अगर उसमें पढ़ाई में लगा रहेगा तो वो फिजिकल एक्सरसाइज वैसे ही बहुत ज़रूरी है। जी, आप फिजिकली फिट हैं तो आपका माइंड भी फिट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप आगे से प्लेयर्स भी निकालें। यानी हम समझते हैं कि जिस तरह से हाफिज़ साहब और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि ये जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ, इनको हम निसाबी सरगर्मियाँ होना चाहिए। खेल हमारी एजुकेशन का एक लाजमी हिस्सा होना चाहिए। हम क्या करते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कोटा होता है, मामूली से स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उनको भी खेलना नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एडमिशन लेने के लिए ज़बरदस्ती वहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, वहाँ पर जाने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत खेल पेश करते हैं। इवन हम वुमेन क्रिकेट में देखते हैं तो ज़्यादातर लड़कियाँ कनेड से या लाहौर कॉलेज से हमें निकलती नज़र आती हैं, अदरवाइज़ हमें कहीं पर कोई लोग ख़ास नज़र आते नहीं हैं। और क्रिकेट हर जगह पर हो रही है, लेकिन कोई ऐसा एक बैरियर है जहाँ पर हम उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। एक ख़ास लिमिट के बाद, बाउंड्री के बाद, जहाँ पर उनका एक पीक टाइम होता है। सलमान अली आगा को अब मौका मिला है, मिल भी रहा है बहुत टाइम से, इब्रार को मिल रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को मतलब समझ लें कि उसका स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये बैरियर किस तरह से ख़त्म होगा प्लेयर्स के और एक उनके एक जंप के दरमियान? देखिए, जो हमारे 90s के प्लेयर्स थे उनके और जो आम लोग हैं उनकी एक्सेस बहुत कम थी। हाँ। अब एक्सेस आपके सीधे हाथ में, आपने उनको पकड़ के ट्वीट करना है या कुछ करना है तो वो डायरेक्ट उनको मैसेज मिल जाता है, तो वो मेंटली उनके साथ खेलती रहती है वो चीज़। तो हम सोशल मीडिया, अब ये अपने ऊपर है कि आप सोशल मीडिया को कितना अपने ऊपर इन्फ्लुएंस होने देते हैं, तो ये बहुत चीज़ मैटर करती है। अब देखें, अब कोई परफॉर्म नहीं करता और फ़ौरन ही उसके ऊपर बातें शुरू हो जाती हैं। लेकिन मैं तो नहीं लगता कि सोशल मीडिया को हम, जो प्लेयर ठीक से समझता है, जो उसको यूज़ करना जानता है, उसी का नाम है। जो उससे दूर है वो शायद बहुत पीछे है, बहुत नीचे है। नहीं, बात वो नहीं है। आप सोशल मीडिया आपका रन हो रहा होता है, आप टीम रख सकते हैं, किसी को हायर कर सकते हैं कि वो आपका सोशल मीडिया रन करता रहे, क्योंकि आपकी वो प्रमोशन भी लाजमी है। बट जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि पहले जो प्लेयर्स थे उनको सिर्फ न्यूज़ अगले दिन पढ़ने को मिलती थी कि अखबार में लिखा गया, ये हो गया, वो हो गया, या टीवी पे आ जाता था कि ऐसे हो गया, वो गया, लेकिन उसमें वो उनको इतना ज़्यादा फीडबैक नहीं मिलता था, इतनी ज़्यादा बम्बार्डमेंट नहीं होती थी क्रिटिसिज्म की जो अब होती है। तो अब वो आपको वो
पीक लेवल गेन करने के लिए, उधर पहुंचने के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। काफ़ी सिचुएशन प्रेशराइजिंग हो जाती है जब आपको इतना एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म मिलता है। आपने एक शॉट लगाई है, कैच, आप आउट हो गए हैं, तो लोगों ने उसी टाइम पे ट्वीट्स और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपकी वीडियो वायरल है, क्रिटिसिज्म आ रहा है, पॉजिटिव है तो लोग खुश भी कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के डोंट यू थिंक कि क्रिकेटर्स को थोड़ा कुछ अलाउ कम कर देना चाहिए कि वो फ़ोन्स दूर रहें? कोई इंपॉर्टेंट लीग चल रही है, टूर्नामेंट चल रहा है, तो वो ना देखें फ़ोन्स, ताकि उनका माइंड डाइवर्ट ना हो। जी आप सही बात कर रही हैं, लेकिन ये अपने आप पे खुद अप्लाई करना चाहिए। जैसे शोएब मलिक हमारे कैप्टन थे, तो उनको देखा था मैंने कि वो जब टूर्नामेंट होता है तो वो सोशल मीडिया ऑफ कर देते, मतलब फ़ोन, व्हाट्सएप एंड होने के बाद वो यूज़ करते थे, जैसे भी है। तो ये चीज़ें अपने आप पे लानी पड़ेंगी प्लेयर्स को। जैसे हमारा कोई एग्जाम होता है तो हम फ़ोन बंद करके हम पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं मेरे ख्याल से, कोशिश करते हैं बिल्कुल। तो अब जितना आपको आप होता क्या है कि हम परफॉर्म करते हैं, हमें होता है कि चेक तो करें कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है हमारे लिए, ठीक है। इसी तरह जब परफॉर्म नहीं होता तो तब भी बोलेंगे लोग, छक्का मारा था उसको देखा है लोगों ने या नहीं, इस तरह की चीज़ें। तो ये चीज़ें हमें जो प्लेयर है उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हमें किसी ना किसी तरह। मुझे याद है सरफराज अहमद की एक दफ़ा यॉर्निंग की एक वीडियो जो है वो इतनी ज़्यादा सर्कुलेट करी थी, उस पर लोगों ने बाकायदा सॉन्ग्स लगाए हुए थे, और मुझे आज भी वो याद है। और मतलब एक शख्स है, वो नींद आ गई है भाई, ठीक है एक नींद का झोंका है, लेकिन उसको उन्होंने इतना, मतलब वो समझ लें आप ट्रोलिंग की उस चीज़ के ऊपर, या ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो होते हैं। देखें इनको जब आप फोटे खिलाएंगे ना, किसी को भी सारा दिन ग्राउंड में खड़ा करेंगे ना, मैं देखता हूँ कि कौन यौन नहीं करता, सबको नींद आती है। अब वो सारा दिन आप खड़े हैं, फील्डिंग कर रहे हैं या बैटिंग की है आपने, तो नींद का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वैसे ही एक यौन बंदा उधर खड़े खड़े आप थोड़ा बोर भी हो जाते हैं तो वो कर भी सकते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर कैमरा आ गया और वो हो गया तो ये तो अब इस तरह तो हर एक के ऊपर रखें तो आपको हर मैच में एक ना एक यौन मिलेगी। अच्छा मैं डोंट यू थिंक कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ये हमारे लिए तो सेलिब्रिटीज़ ही हैं, इनकी प्राइवेट लाइफ्स प्राइवेट ही रहनी चाहिए। लोग पता नहीं समझ लेते कि उनका राइट है ऐसे लोगों पर, सेलिब्रिटीज़ पर, कि वो कभी भी उनकी प्राइवेसी इन्वेड कर सकते हैं। हाल ही में हारिस रऊफ की प्राइवेसी जब इन्वेड हुई तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन आया, अग्रेसिव रिएक्शन। डेफिनेटली ही वाज विद हिज वाइफ, तो जब आप किसी के प्राइवेट स्पेस में इन्वॉल्व होंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन आपको आएगा। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हमने प्रीवियसली भी देखी हैं, आगे भी देखते हैं। तो उस हवाले से आपको क्या लगता है कि लोगों को कितनी लिमिट रहनी चाहिए? ठीक है आप फैंस हैं, आपका राइट है, आप क्रिटिसाइज़ करें, आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करें, लेकिन कैसे मैनेज कैसे करें? देखिए ये फिर बात आ जाती है कि आपको एजुकेशन, आपको कमर्शियल से हटा के तरबियती एजुकेशन करनी पड़ेगी आपको। उसमें स्कूल्स में एथिक्स भी हों, ये सारी चीज़ें होंगी तो ये आगे आके जो बच्चे बड़े होंगे, जो ह्यूमन बीइंग बनेंगे, वो बेहतर ह्यूमन बीइंग बनेंगे। अभी जितने भी हैं वो उनको यही है कि बस प्लेयर नज़र आ गया है, बस पढ़ जाओ उसको, या जो भी है। जब वही जैसे क्रिटिसिज्म की बात कर रहा था कि वो कुछ ना कुछ, उनको अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो जो वो ये नहीं देखेंगे कि फैमिली के साथ है या अकेला जा रहा है। तो अपनी जो भी बैंटर उन्होंने करना है वो कर देंगे। प्लेस भी इंसान है, वो अपनी फैमिली के साथ जब होते हैं तो दे वांट दैट स्पेस। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको कभी भी ये तरबियत पे भी आ जाता है, घर वालों से भी, कि आपने उनकी कैसी तरबियत की हुई है कि वो आगे जाके कैसे ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं और किस तरह एक पब्लिक में वो अपनी डीलिंग कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, हम बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं या जो हम आगे आ रहे हैं जिन्होंने पेरेंट्स बनना है, उनको ये सोचना चाहिए कि हमने बच्चों को किस तरह तरबियत देनी। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए जो है ना वो बहुत सारे प्लेयर्स खेलने के बाद मूव कर जाते हैं पाकिस्तान से। इवन इंडिया से मैं देखी थी, विराट कोहली ने प्लान किया कि ही विल बी मूविंग आउट फ्रॉम इंडिया। तो उसकी एक रीज़न ये भी होती है कि आप इतना ज़्यादा एक टाइम पर अच्छी लगती है फ़ैन फॉलोइंग, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप लाइमलाइट में, अच्छा लगता है, लेकिन देन इट बिकम्स अ हेडेक फॉर यू, कि आपको लगता है कि आपकी अपनी ज़िंदगी ही कोई नहीं, आपके मुंह से निकली हर बात खबर है, आप अपनी किसी राय का इजहार नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा ये शो के अंदर जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये पूरा एक सेशन है तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त देख रहे हैं और जिन्होंने बाद में देखना है, कि प्लेयर्स को भी थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होती है। तनकीद ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे होते हैं, हम भी कर रहे होते हैं, बिकॉज हमारा काम ही ये है कि हमने देखना है कुछ किसने क्या परफॉर्म किया, हमने उस पर क्वेश्चन कर देना है। लेकिन जो फैंस हैं उनको सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, उनको इस तरह से एकदम से पीछे नहीं हो जाना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि शायद कोई अपनी पर्सनल इशू भी हो सकता है लाइफ में। जैसे शाहीन के माशाल्लाह से घर में बेटा हुआ और वो उस वक्त वहाँ पर खेल रहे थे जब ये खबर उन तक आई है, उसके बाद उन्होंने उसका जेस्चर भी दिया इस तरह जब उन्होंने विकेट ली। तो मतलब आप देखें कि कितनी मसरूफियत होती है इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन प्लेयर्स अपना पूरा वक्त जो है वो खेल को दे रहे होते हैं। बिल्कुल, देखें फैमिली एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है हर एक हर प्लेयर के लिए। तो पुराने प्लेयर से भी जितनी बात हुई तो वो कहते थे
कि मोटिवेशन नहीं है, किसी ने जूनियर ने पूछा तो उन्होंने कहा देखो फैमिली जो है सबसे बड़ी मोटिवेशन है कि आपने ला के कमा के देना है, उनके अपने से बेहतर उनकी लाइफ बनानी है आपने। और बीइंग अ मैन ये आई थिंक हर बंदे में होता है कि उस अपना बंदा भूल जाता है और आपकी प्रेफरेंस जो है वो फैमिली हो जाती है। तो आप जब थके हैं तो आपको जहन में आता है कि नहीं करना है, तो वो फैमिली आप माइंड में लाते हैं और वो सारा कुछ आप परफॉर्म करते रहते हैं। तो आई थिंक ये जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों को ये समझना चाहिए कि फैमिली जो है वो एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक प्लेयर का। तो आप अगर वो प्राइवेसी को उसी तरह इन्वेट करते रहेंगे तो प्लेयर्स जो हैं वो आपसे दूरी भागेंगे आपसे। अब फिर लोग कहते हैं कि शाहिद अफरीदी जो हैं, शाहिद भाई जो हैं वो थोड़े गरूर कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट। आई थिंक वो उनके साथ वो लोग इतना मिसबिहेव कई दफ़ा कर जाते हैं, प्यार नहीं करते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो फिर अगले बंदे को इस तरह बोलना पड़ता है कि मैं आई थिंक शाहिद अफरीदी साहब इस एज पे पहुंच चुके हुए हैं कि उन्होंने वो जो फेम था ना बहुत देखा अपनी स्टार्टिंग करियर में, लाइफ में, और माशाल्लाह अभी भी वो देख रहे हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक एज में आके जैसे मीरब ने बात की कि लेट इट बी, हर सेलिब्रिटीज के मुंह से निकली हुई हर बात खबर नहीं होती है। वो बेचारे कि रेस्टोरेंट में जाते हैं तो लोग पीछे आ जाते हैं, ठीक है फैंस का दिल करता है पिक्चर्स लेने का, but still there should be some space, there should be a thin line between the privacy of the player and the fans. उमैद, क्योंकि अभी शाहिद अफरीदी की बात हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सब लोग कह रहे हैं कि यंगेस्ट नाना है और डेफिनेटली इतने खूबसूरत नाना, मतलब नाना कहते हुए भी मुझे तो दुख हो रहा है कि ये नहीं बोलना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। खुशी की भी बात है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक जितना अच्छी बात है कि शाहीन ने जल्दी शादी कर ली, क्योंकि फिर आप ज़्यादा अच्छा बेहतर फोकस कर सकते हैं, आप अच्छे मैनेजर बन जाते हैं, आपको चीज़ें अच्छी मैनेज करने आ जाती हैं। तो अभी उसका करियर बहुत बाकी है, तो अच्छा अगर अप्स एंड डाउन होंगी तो उसको मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होता जाएगा साथ साथ, और ये जल्दी होना अच्छी चीज़ है। मैंने मैसेज भी किया था शाहिद भाई को मुबारक का, तो उनका आगे से थैंक यू आया था। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है, उनको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा अपने ये नवासियों को देखने का, नवासियाँ भी, और उनकी अपनी छोटी छोटी, वो मैं देख रही थी सबसे जो छोटी बेटी हैं उनकी, वो भी इतना प्यार कर रही थी बेबी को, तो उनके खुद भी बेटियां हैं, तो एक पहली खुशी है बेटे की, तो ऑब्वियसली पूरी फैमिली बहुत खुश है। देखिए फिटनेस होने का फ़ायदा है ना। तो अच्छा, ये बहुत खूबसूरत बात आपने की है कि वो यंग होने के साथ साथ उनको ये बेनिफिट है कि वो पूरा उस चीज़ को ना उसका ख्याल रख पाएंगे। मतलब जैसे कि हमें बड़ों की ज़रूरत होती है, एक तो वो खुशकिस्मत है यार कि उनके बुज़ुर्ग जो है वो शाहिद अफरीदी लाला होंगे, तो वो उनको बहुत सारी चीज़ों में जो है वो समझा सकेंगे, लेके जा सकेंगे। अच्छा, डू यू थिंक कि एक प्लेयर हर बार ये सोचता है कि मेरे जो आगे बच्चे हैं वो भी इसी फील्ड में जाएं? सरफराज अहमद के बेटे को हमने देखा, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, तो डू यू थिंक कि ये चीज़ लाजमी है कि एक प्लेयर सोचता है कि अब मेरा बेटा आगे इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा? जैसे मैंने पहले कहा कि आप उनकी लाइफ अपने से बेहतर चाहते हो, ठीक है बच्चों की, तो उसमें अगर आपकी क्रिकेट अच्छी है तो आप चाहेंगे कि ये भी मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, अगर इस फील्ड में आता है तो इससे ज़्यादा अच्छा खेले। काफ़ी प्लेयर्स का ही होता है कि मेरा बच्चा भी इससे ज़्यादा अच्छा खेले। लेकिन अब हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर तो नहीं बनना चाहेगा। बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि लेकिन फिर डिपेंड उसी बच्चे पे करता है कि उसका कितना इंटरेस्ट है उस आपके उस फील्ड में, अगर क्रिकेट है, डॉक्टर है या जो भी है, उसका इंटरेस्ट भी मैटर करता है। आप पुश करेंगे तो उसको उसमें एक्सेल नहीं करेगा, वो जिस चीज़ में अच्छा है आपको चाहिए कि उसी में पुश करेगा। बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा मैथ्स में बुरा है और फिज़िक्स में अच्छा है, तो या केमिस्ट्री में अच्छा है, तो आप केमिस्ट्री का टीचर रख के दें कि वो उसमें एक्सेल करे, ना कि आप मैथ्स का रख के दें कि वो केमिस्ट्री से भी रह जाए। तो बिल्कुल सही बात है, ये मेन चीज़ है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा उमैद, कमिंग टू द टेस्ट अगेन, क्योंकि इसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जो है वो दोबारा से एक सेशन जारी है और उसके बाद में देखना ये है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी एक सिक्स सेंस कह रही है कि ये वाला जो टेस्ट है पाकिस्तान जीत जाएगा। अल्लाह करे। हमें एक सदमा लगता है तो फिर उसके बाद हम फ़ौरन कम बैक ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चांस ऐसा लग तो नहीं रहा कि हम फिर मिस्टेक कर जाएंगे, हम फिर मिसरीड कर जाएंगे पिच को कह लें, या हम अपनी जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ ज़्यादा बेहतर इनिशिएटिव हो सकता है? देखिए बात वही है कि आपको एक स्पिनर तो डालना पड़ेगा लाजमी, स्पेशलिस्ट स्पिनर। अब सुनने में तो आ रहा डाल दिया अब्रार। अच्छा, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप ये देखें कि आप निकालेंगे किसको। हो सकता है शाहीन अपनी मैटरनिटी लीव पे चला जाए, साइम अयूब को भी वैसे ही निकाल सकते। साइम अयूब को अगर निकालते तो फिर उसके बाद वो ओपनिंग कौन करेगा? अब सलमान अली आगा हैं, शान मसूद हैं, शान मसूद है, फिर कैप्टन को भी फिर कहते हैं कि आप रेस्ट कर लें। ओपनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। मेरा मतलब है नहीं, यानी कि अब देखते हैं आगे मतलब क्या किस तरह से प्लेइंग 11 बनाते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो आपने पॉइंट रेस किया कि फिर अगर आप ऐड करते हैं तो फिर आप निकालते हैं किसको? बिल्कुल हो सकता है कि शाहीन लीव नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा है कि ही विल प्ले। चलो, अब वो फिर डिपेंड करता है टीम पे क्या वो उस दिन पिच को देखते हुए, क्योंकि
पिंडी की जो पिच है ना, वो अब जब T20 होता है तो वो अब ऐसी बैटिंग ट्रैक होता है कि आपको पता नहीं चलता कि बॉल कहाँ करनी है। जब 4 डे हमारे आते हैं सीज़न में तो वो ग्रीन हो जाती है और मतलब चारों दिन उसी तरह चलती है। तो अब ये पिच कैसा बिहेव करेगी ये अब उधर जो मौजूद है वही देख के बता सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ ना आज़म खान और फ़खर जमान भी CPL में मैच खेलेंगे, CPL का मैच खेलेंगे, लीग जो है कैरिबियन प्रीमियर लीग। तो आपको लगता है कि इस तरह से दूसरे जो यंग क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको मोटिवेशन मिलेगी इंटरनेशनल लीग्स खेलने की, या वो उनको लगता है कि ओबियसली वो भी आगे आ सकते हैं, कर सकते हैं? कितना उनके लिए ये मोटिवेटिंग हो सकता है? देखिए PSL ही बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है जो अपने आपके डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं। तो वो जब PSL खेलते हैं तो फिर अगर आप उसमें परफॉर्म करते हैं तो बाकी लीग्स में भी आपका जो नाम चलना शुरू हो जाता है। तो यही बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इधर इस तरह परफॉर्म करें कि PSL एक मतलब हमारे लिए एक बहुत समझें कि ईद वाला सीन होता है कि जी PSL आ रही है तो ईद, तो क्रिकेटर के लिए वही ईद है। तो बच्चों को चाहिए कि ये परफॉर्म इसमें करें ऐसा कि आप आगे जाके PSL में सिलेक्ट हों, फिर आगे जितनी भी लीग्स हैं वो दुनिया की वो खुल जाती हैं आपके लिए। बिल्कुल सही है उमैद, क्योंकि अभी हम टेस्ट की भी बात कर रहे थे और हमने आगे लीग्स की भी बात की है। लीग्स क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा बाकी जो लीग्स हैं वो तो आप समझ लें कि हमारे लिए बस सोने पे सुहागा वाली बात है। बेसिक चीज़ तो हमारी यही है, PSL ही है। डोमेस्टिक की मैं बात करूँगी। डोमेस्टिक के अंदर जो मतलब अभी जो स्केजुअल आया है वो थ्रू आउट चलना है, बहुत एक लंबा और बहुत हैक्टिक और थका देने वाला स्केजुअल है। तो डोंट यू थिंक कि इसके अंदर स्केजुअल में थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए थी? टेस्ट मैच की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 11 मैचेस हैं 2 साल में। ये भी एक बहुत जो लोग टेस्ट खेलते हैं, जो सिर्फ टेस्ट खेलते हैं, उनका क्या कसूर है कि वो इतने गैप के बाद फिर दोबारा से आएँ ना आएँ, इंजर्ड हो जाएं, खुदा ना खास्ता मिस कर जाएं। स्केजुअल जो है इसमें कुछ बेहतरी नहीं आ सकती थी? देखें पूरा साल का स्केजुअल है, इससे बेहतरी और क्या, मतलब इससे ज़्यादा लंबा कर भी नहीं सकते। देखें तो लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं हो गई है? आई थिंक कह सकते हैं आप, लेकिन इससे ये है कि जितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी उतना प्लेयर्स को तो फ़ायदा होगा ही, नुकसान भी होगा। मुझे आई थिंक इंजरी की तरफ भी प्लेयर जा सकते हैं। पिचेस हमारी जो है वो बर्बाद हो सकती है। बिल्कुल। और देखें अब आगे जाके जून जुलाई में भी मैचेस होंगे तो आई डोंट नो वो कहाँ पे मैचेस करवाएंगे। हो सकता है नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं करवाएं जहाँ पे थोड़ा बेहतर मौसम होगा। कश्मीर में वो लगा लेंगे कोई वो तो डिपेंड करता है। देखें तो ये जब मैंने देखा था तो ये 2 चीज़ें यही माइंड में आई थी कि चलो प्लेयर्स की इनकम ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और सेकंड ये था कि लेकिन ये बहुत लंबा सीज़न है कि प्लेयर्स इंजर्ड हो सकते हैं। अब वो किस तरह मैनेज करते हैं, प्लेयर्स का जो पूल है वो कितना एक्स्ट्रा रखते हैं साथ के प्लेयर्स को खिलाएं, 2 को 3 को खिलाएं, 3 मैच खिलाएं, फिर दूसरों को 2-3 मैच खिलाएं। तो इस तरह अगर आप पिक एंड चूज़ करके खिलाएंगे तो हो सकता है प्लेयर्स पूरा साल चल जाए। वरना अगर एक प्लेयर को आप कहेंगे कि पूरा साल खेले तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन आगे बड़ा टूर्नामेंट भी तो आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसमें क्या फिर हम करेंगे अगर हमारे प्लेयर्स ही इंजर्ड हो जाएंगे? मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि अगर आप इसमें सिस्टम में अगर अच्छा अपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का प्रोग्राम सही रखते हैं, उनका जो असेसमेंट प्लेयर की फिटनेस की अच्छी रखते हैं, साथ साथ रखते हैं, तो फिर प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। अगर कोई किसी को ज़रा निकल फील हो रहा है तो आप उसको रेस्ट करवा के आप उसकी स्ट्रेंथनिंग और आप वापस उसको फिट करके तो लाएं, और उसको ये तसल्ली होनी चाहिए कि तुम प्लेयर हो, तुम खेलोगे, तुम्हें बाहर नहीं निकाल रहे, तुम्हारी फिटनेस पूरी होगी और तुम वापस टीम में होगे। तो तब प्लेयर फिर वो उतने दिल से फिर ट्रेनिंग भी करता है, फिर झूठ भी नहीं बोलेगा कि हाँ जी मैं ठीक हो गया हूँ, मैं खेलूंगा। तो वो जब प्लेयर जब झूठ बोलता है तो फिर खेलता है तो फिर इंजरी बढ़ती है। बिल्कुल सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे इंजरी को भी बहुत यूज़ किया जाता है। मतलब एक प्लेयर इंजर्ड है, वो ठीक हो गया, लेकिन फिर भी उसको कहा जा रहा है नहीं अभी तुम इंजर्ड ही हो, अपनी इंजरी कायम रखो अभी तो। ये भी चीज़ गलत है। मतलब अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हुआ है, वो ठीक होने की तरफ जा रहा है, तो आप उसको मौका दें, उसको मोटिवेशन दें। उसका सोर्स ऑफ इनकम यही है, वो अपनी तालीम अपनी फैमिली छोड़कर यही खेलने आया है, और उसको खेलने दें अगर वो अच्छा खेल रहा है तो। इंजरी को बहुत ज़्यादा मिसयूज़ नहीं किया जाता कहीं ना कहीं पर। देखें जितनी टीम होती है ना, एक टीम मतलब एक स्क्वाड है और साथ में टीम मैनेजमेंट टीम होती है, वो आपके एक हेल्पिंग हैंड होना चाहिए, स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए। स्क्रूटनी ऑब्वियसली कुछ प्लेयर्स कह सकते हैं कि वो 2 नंबरी करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको उनको जितने अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, आपने उनसे परफॉर्म करवाना है, आपने अपनी टीम के लिए उनसे रिजल्ट निकलवाने हैं। तो वो जितना बेहतर करवाएंगे, आप उनको डील करेंगे, उतना बेहतर वो आपको परफॉर्म करके देंगे। बाकी इंजरी को कई दफ़ा ये किया जाता है कि हाँ किसी को निकालना है तो वो इंजरी यूज़ कर लेते हैं कि जी हाँ बहुत ज़्यादा है या ये मसला है। तो वो होता है कि आप पसंद नापसंद के ऊपर भी होता है ये चीज़ कि हाँ नहीं पसंद तो उसको ज़रा सा भी मसला है तो उसको भिजवा देंगे, जो पसंद है तो वो बेशक उसकी टांग भी टूटी है तो उसको स्क्वाड में रखेंगे। खैर मसले तो आते रहते हैं, फेवरेटिज्म भी चलता ही रहता है। एंड आई होप कि जो अब सेकंड टेस्ट मैच सीरीज़ है
अच्छी चल जाए, हमें उम्मीद तो है। हम डिसअपॉइंट तो हुए थे पहले, लेकिन अब हम लाइक जोश से कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, जो होना था हो गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और इंशाल्लाह विल कम बैक अगेन विद ग्रेट फोर्स। क्यों मीरा? और इसी के साथ साथ हम लोग आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी भी दिलो दिमाग में बाकी है। स्पेशली जब उमैद सामने बैठे हो तो दिल करता है पूरी क्रिकेट खोल के जो है ना वो बस सामने रख दी जाए, उसके जवाब हमें मिल जाए, लेकिन वी हैव शॉर्ट टाइम। तो इसी के साथ हम अपनी एंडिंग की तरफ जाते हैं। उमैद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और हमें इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है 4 PM, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।